अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। रिक्वेस्ट आई हुई थी इको 613 की कि इसके लेक्चर्स बना दें, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स। इग्नो हम आपको पता है, हम अपनी आज की दुनिया को कहते हैं कि ग्लोबल विलेज बन गई है। तो पहले ऐसा नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये ग्लोबल विलेज बनी। तो ये कैसे एक प्रोसेस चला, कहाँ से ये शुरू हुआ और कब ये इमर्ज हुआ एज अ ग्लोबल विलेज, और उसकी वजह से ओवरऑल कंट्री टू कंट्री इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए, इकोनॉमी रेट उनका बढ़ा घटा क्या हुआ। तो उसको हमने इस कोर्स में पढ़ना है। सबसे पहले आपका जो टॉपिक 1 से लेके टॉपिक नंबर 4 है, उसमें डिफरेंट ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशंस दी हुई हैं, जिसका यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो बेसिक डेफिनेशंस आपने याद नहीं करनी। इससे आपने सिर्फ वो चीज समझनी है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, कैसे ये डेफिनेशन आपको पेपर में नहीं आनी, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। Initially non-refined but raw definition of globalization may be described as emerging of an international network। यानी इंटरनेशनल, अब का इंटरनेशनल की तरह नहीं था, कोई सी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज का आपस में वाली एक चीज होती है नेशनल, यानी एक कंट्री के लेवल पे, और एक होती है इंटरनेशनल, दो या दो से ज्यादा मुल्कों के दरमियान बिलोंगिंग टू सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। आपस में उनके ताल्लुकात इस्तवार हुए, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। इंटरडिपेंडेंस इन इट्स इकोनॉमिकल एंड इंफॉर्मेशनल डायमेंशन, और वो एक दूसरे पे थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी भी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडन्स, the intensification of social relation throughout the world, linking distant localities in such a way that local happenings are formed because of events that occur many miles away and vice versa। यानी दुनिया में दूर दूर के इलाकों में ऐसा कोई इवेंट होना जो मुख्तलिफ इलाकों का एक दूसरे से एक तरह से बॉन्डिंग क्रिएट करे, लिंक्ड हो, और उसका दूर दराज के इलाकों पे असरअंदाज जो हो, उसको ग्लोबलाइजेशन है। जैसे आजकल पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज होती है, हमें सोशल मीडिया के थ्रू 1 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि फलां जगह पे ये हो रहा है, फलां जगह पे वो हो रहा है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें इंक्रीज हुई। मार्टिन एल्बोरो एंड एलिजाबेथ किंग सोशियोलॉजिस्ट थे, दो all those processes by which the people of the world are incorporated into a single world society। यानी ऐसे बन गया जैसे कि ये एक ही तरह के लोग हैं सारे, उनका आपस में कम्युनिकेशन हो गया। properly defined by Ronald Robertson, the understanding of the world and the increased perception of the world as a whole। यानी मुकम्मल तौर पे दुनिया का निजाम वगैरह समझना, और उसके मुताबिक पूरी दुनिया को एक तरह समझना। फिर Friedman, globalization is the integration of markets, finance, and technologies in a way that is shrinking the world from size medium to size small and enabling each of us to reach around the world farther and cheaper than ever before। यहाँ साइजेस स्मॉल करने से मुराद एक्चुअल में स्मॉल करना नहीं है, ये इसी तरह मुराद है कि पहले डिस्टेंसेस कवर करना बहुत डिफिकल्ट थे। जब सवारियां वगैरह नहीं हुआ करती थी, लोग जो है घोड़ों पे घुड़सवारी करते थे तो, या पैदल जाते थे, तो वो उनके लिए तो एक मुल्क तो दूर की बात, एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत मुश्किल होता था। तो वो अपना प्रोविंस भी पूरा नहीं देख पाते थे। और फिर ये कश्तियां वगैरह, ये जब चीजें इस तरह की बनना शुरू हुई, तो लोग अपनी मुल्क में इधर उधर घूमना शुरू हुए। और अब बहरी जहाज और हवाई जहाज जो हैं, उनकी की वजह से पूरी दुनिया में लोग जाते आते हैं। वरना अगर हम पुराने वक्तों के लिहाज से देखा जाए तो कोई पाकिस्तान में बैठा बंदा अमेरिका यूं फौरन नहीं जा सकता था जिस तरह अब। अभी भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो अब आर्ट्स में कन्वर्ट हो गया है।
मैक्सिमम भी चलो एक दिन लगता होगा ना। तो ये चीजें जो है ना, इस लिहाज से मीडियम टू स्मॉल, यानी दुनिया को इस लिहाज से काफी श्रिंक किया जा रहा है। और मार्केट्स फैल रही हैं, लोग बहुत सारे कारोबार वगैरह करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं। तो इस सेंस में ये ग्लोबलाइजेशन का भी इसने स्टिग्लिट्स ने कहा था, द क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इंटीग्रेशन होता है सम ऑफ करना, कंबाइन करना, इकट्ठे करना, यानी मुख्तलिफ मुल्कों के लोग मिलके कोई काम करें। ब्रॉट अबाउट द इनॉर्मस रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन and the breaking down of artificial barriers to the flows of goods, services, capital, नॉलेज एंड पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। यानी अगर दुनिया के मुख्तलिफ जगहों के अगर हम देखें तो लोग जो है मुख्तलिफ जगह पे के लोग एक जगह अगर इकट्ठे होते हैं और मुख- बहुत सारे डिफरेंट माइंडसेट इकट्ठे होते हैं, तो वो उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। और ये कि जो आर्टिफिशियली बैरियर्स थे, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिहाज से मुश्किलात थी, वो भी खत्म हो गई हैं। ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड थे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल विलेज की तरफ दुनिया आई। Term used in 1930 referring new educational scenario in 1897 by Charles Russell mentioning giant corporation. However, in 1940, this term has become the part of literature but less frequently used till 1980. There are various aspects where globalization need to be explained. Globalization is multifaceted and multidisciplinary. It means scope and coverage of globalization consists of many forms and linked with many disciplines of life. या जाहिर है कि मुख्तलिफ हमारी जिंदगी के काम कारोबार हर तरह की हर चीज होती है, तो उसके लिहाज से इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इट हेल्प्स टू कनेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हमें पता है कि मुख्तलिफ ममालिक में किसी मुल्क में कोई एक चीज बहुत अच्छी होती है, तो वो दूसरे मुल्क को वो अपनी चीज बेच देता है, उसके बदले में कोई और ले लेता है, जिसको हम कहते हैं ट्रेड हो रही है, एक्सचेंज हो रही है चीजें। एंड सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फ्लोज। मुख्तलिफ ममालिक में लोग जाके अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं। इसी तरह माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लोग यहाँ से बाहर के मुल्कों में जाके काम करते हैं, मोस्टली लोग दुबई, अबू धाबी, इस तरह की जगहों पे काम करते हैं जाकर। तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, स्पेशली इंक्रीजिंग इकोनॉमिक फ्रीडम, कंपटीशन एंड प्रोडक्टिविटी। यानी उनको माशी तौर पे ये आज़ादी मिल गई है कि वो जहां जाके जिस मुल्क में भी जाके काम। इससे ओवरऑल ये फायदा होता है कि बाहर कोई बंदा काम करता है, कोई रिलेटिव अगर किसी का जाता है, तो पाकिस्तान में अगर पैसे भेजता है, सिर्फ उससे उसकी फैमिली को फायदा नहीं होता, ओवरऑल स्टेट को फायदा होता है, हमारी कंट्री को फायदा होता है कि यहाँ पे बाहर से पैसे आए। पोवर्टी मिटिगेशन, तो वो यही चीज है कि इस तरह से जो है गुर्बत कम होती है। और ये कि जो यहाँ के मजदूर सबका लोग हैं, कई लोग यहाँ से बाहर जाके मुख्तलिफ ममालिक में मजदूरियां करते हैं, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनको काम करने के लिए मिल रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। ये है ग्लोबलाइजेशन का फायदा। प्रोवाइडिंग मॉडल्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव्स। यूरोपियन मॉडल है, चाइना मॉडल है, यूके एंड यूएस मॉडल है। ब्रांड ऑफ कैपिटलिज्म, इट हैज थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन क्या है, मैनेजमेंट, यानी कैसे हम वो काम मैनेज हो रहा है, क्या प्रोडक्टिविटी है, और competitiveness यानी कंपटीशन क्या है। इकोनॉमीज हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू इकोनॉमी, क्या, a digital economy has changed the concept of economics because distance is replaced with virtually everyone is connected। वर्चुअली हम मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हम बेशक वहां जाके खुद नहीं होते, लेकिन हम वर्चुअली हमारा डिस्टेंस उनसे कम हो गया है, खत्म हो गया। ट्रेड रिलेशंस आर नाउ बिजनेस नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। जियोग्राफिकल स्पेस इज measured in virtual space and the speed of communication and transportation is following the speed of light।
यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत तेजी से ये काम है। अब इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव भी होती हैं ये चीजें कुछ, पर नेगेटिव भी है। सबसे पहले, first, the power of multinational corporations have been increased intensively because such giant corporations are able to use of cheap labor and resources across the world beyond jurisdiction of a given country। क्योंकि अब इस पे एक कंट्री का होल नहीं है, मल्टीनेशनल है, तो उसने जाहिर है कम से कम दो या दो से ज्यादा ममालिक में वो काम करी है कंपनी। तो इस तरह से एक कंट्री उसको बाउंड नहीं कर सकता, कि कह नहीं सकता कि तुम ये काम ठीक नहीं करे, वो काम नहीं ठीक करे, क्योंकि उस वो अकेली उस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं अप्लाई नहीं कर सकती। इससे नुकसान होता है। दीज मल्टीनेशनल कंपनीज हैज चेंज द कंज्यूमर माइंडसेट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? ब्रांड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि उस ब्रांड के नेम को पावर दे दी गई है। These are capital to influence the policies of poor nation because such businesses usually afford to finance projects where poor communities can be engaged, like health, education, through non-governmental organization to acquire benefits much larger than the cost। इतना उनको cost नहीं पड़ती जितना उनको profit होता है। Even these are so much influential that they can penetrate in and reshape the social life of the people। लोगों के mindset ही बदलते हैं through media। Most obvious outcome of their presence is the distorting local production process because they enjoy economies of scale where production of more output leads to lower down their per unit cost। As a result, they become able to sell better quality products at lower prices compared to local industry। इस तरह से वो उस एरिया की लोकल इंडस्ट्री को भी तबाह कर देते हैं। सेकंड, द मोस्ट डेंजरस आउटकम ऑफ देयर presence is the remarkably increased income inequalities। As such, corporates favors rich segment of the society as a target market and even bribe in various forms like financing foreign to work for professional, frequent dining, and offer precious gifts। यानी वो इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से अपने हरबों से इनकम इनक्वालिटी को प्रमोट करती है। Consequently, the gap between rich and poor segment of the society in a given country further intensified। यानी गरीब गरीब से गरीब होता जाता है और अमीर मजीद अमीर होता जाता है। The increased dependence of poor on rich pays the way towards economic and political crisis। इस तरह से गरीब बुरहान पैदा होते हैं। There is need for devising the rules and regulation for such corporate business that can impose some limitation regarding their behavioral and level of penetration with the host economy। The purpose should not discourage them, but to reduce the negative impact of presence may cause। उससे वो उनको डिस्करेज करना मकसद नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि उनका जो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं उनको खत्म करना। क्रॉस जनरेशन नीड्स मस्ट बी compromised। कॉमन रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड मस्ट बी अवेलेबल टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी ये ना हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे एक जनरेशन दो जनरेशन तक खत्म हो जाए, फिर आगे क्या करेंगे? कल्चरल identities a nation should not change suddenly as naturally change over long time। Labor rights parity wise, such corporation must not exploit the poor labor of low income countries। यानी उनका इस्तेहसाल ना किया जाए, उनको उनके मुताबिक जो उनकी इनकम बनती है काम के मुताबिक वो देना चाहिए। Although these corporations provide job opportunities to the labor of such countries and justifies low wages compared to their homeland। इस तरह करके वो जस्टिफाइज तो कर लें, लेकिन ये एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि उनको ओवरऑल जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इन वेरियस अदर फॉर्म्स मस्ट बी डील विद लीगल एक्शन। Production capabilities and people of the host countries must be considered real assets by business rather than considering the local productive capacity as a threat and people as slaves।
रेगुलेशन होनी चाहिए, सेफ्टी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो उनका मिसयूज ना हो, एनवायरमेंटल डैमेजेस नहीं होने चाहिए when foreign business are allowed, because it will help to immune local people जो हैं उनका फॉरेन बिजनेसेस की वजह से काम खराब नहीं होना चाहिए कि उनकी लोकल मार्केट बिल्कुल ही बंद हो जाए. इट शुड बी मेड essential to these businesses to impart technical knowledge and skill to the worker of host country for their well-being, because it is paid back in form of new ideas and creativity that evolves in such countries and further regenerates innovation. फिर रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए स्टैंडर्डाइज over across the countries of the world to make sure no corporate business has the option to avoid them. And these should have been fully driven by international organization by restructuring their policies in favor of poor countries. When countries implemented capitalism as their economic system to allocate resources, the private business used these opportunities to excel and grow rapidly till they get to ability to expand their business beyond the geographical limitation of the economy. So private business इस तरह grow करते हैं. Once these business learn to come out of political and legal jurisdiction of the state governments, they start replicating the style to host other countries as well. They set in their business. This behavior causes greed that can be controlled by moral and religious obligation, but separation of religion from worldly life wives of this potential. यानी जब वो एक दफा बहुत ज्यादा ग्रो कर देते हैं, उससे ये नुकसान होता है कि वो लालच में आके मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कंट्रीज के जब लोगों को पैसा मिलाते हैं तो वो उसके अंदर थोड़े बहुत इस तरह के मसले क्रिएट करते हैं कि किसी को तनख्वाह कम देंगे, किसी को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब किया जाएगा. इससे क्या होता है, ओवरऑल जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. ग्लोबलाइजेशन हर्ट्स. क्या होता है, लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ. इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है. वो कैसे, रिमार्केबल inequalities among communities has been introduced by MNCs through foreign direct investment. Yeah, a good example in two brand Adidas and Nike. Adidas और Nike जो है, they pay 13 cent per hour wage to labor in China, which is extremely lower than whatever they used to pay $10 per hour in the United States. तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कितना बड़ा नुकसान है. ये देखिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही हैं. As these businesses specialize in specific field of production, therefore, to get economics is of the scale, they have to create a market need for selling products. अब मार्केट नीड सेलिंग प्रोडक्ट्स में क्या देता है, टोबैको, ड्रिंकिंग वाटर, पैम्पर, स्मार्टफोन एक्सेट्रा. टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टारगेट सेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड मार्केट, दिस कॉर्पोरेशन इंस्टिगेट ब्रांड फोबिया अमंग चिल्ड्रन एंड यूथ. यानी मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ तरीके स्ट्रेटेजी से वो अपने ब्रांड को फैलाएंगे. इवन दो बच्चों के कार्टून्स और बच्चों की मूवीज के जरिए कि उसको उसकी आदत पड़े कि हमारी चीज खरीदनी है. एक्सटेंसिव expansion of business, especially in well-populated areas, need physical space, which usually have already been occupied by local business. Therefore, these corporate giants use political and economic leverages. तो वो उनसे फायदा लेते हैं, उनसे दफातर, उनसे वेयर हाउसेस के लिए जगह लेते हैं, प्रोडक्शन यूनिट के लिए जगह लेते हैं, लोकल गवर्नमेंट को अ, जो है उनसे लेते हैं, और वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ पब्लिक पार्क प्लेग्राउंड्स को प्राइवेटाइज करवाया जाता है. इस तरह करके वो अपनी जो है ब्रांड्स को बढ़ाते हैं, अपने काम को एक्सपेंड करते हैं, जिससे ओवरऑल quality of life पे फर्क पड़ा है. As international institutions like World Bank and European Union are either operated or by or financed through these corporate giants, hence shape up the policies of highly influenced countries in the favor of corporate needs by defeating the people needs of for hospital. यानी वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हमें इस जगह की जरूरत है, और उससे और वो किसको फेवर में दे रहे हैं कि अ, उनको उन चीजों की जरूरत है. लोगों के लिए अस्पताल बनने के लिए जो सड़कें बनने की जगह थी, आ, तालीमी इदारों के लिए जगह थी, या पब्लिक पार्क थे, सब कुछ
प्राइवेटाइज कर दिया। बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हैज assumed the control of food chains and starting influencing the taste of consumer. Management theories. Management theories taught during 1980s in onwards have been had made brand more valuable compared to genuine products. Sir, the purpose of cut. अब देखिए मुख्तलिफ, अगर इस तरह हम चीजों की बात करते हैं कि चीजें जो होती है ना एक जगह पे बन रही है फैक्ट्री में, वहां से फैक्ट्री में इतनी महंगी नहीं मिलती, जबकि वो ब्रांड्स के जब उस पर ठप्पे लग जाते हैं तो वो बहुत महंगी मिलती है। जैसे इधर उन्होंने बताया भी है कि नाइकी लिवाइस वगैरह का। The corporate sector established a logic that build brand with virtual bricks. Don't spend resources on mortal resource like clients and employees, mainly followed by the popular brand like Nike, Levi's, Coca-Cola. Further, according to corporate mindset, brand can damage disproportionality, the sales and profit margin. To build a brand image, personality referring is everything. हाँ, तो वो इस तरह से ब्रांड को प्रमोट करते हैं उसपे आप ये हिसाब लगा लें कि अगर एक चीज 200 की है ना, तो ब्रांड से वो चीज 1000 में मिल रही है। वैसे तो 200 1000 आपको सस्ता लग रहा है, मैंने एक एग्जांपल दी है कि मतलब इतना प्रॉफिट मार्जिन होता है कि एक चीज इतनी सस्ती होती है। जैसे कि जब अक्सर कहा जाता है कि चाइना में जब ये जो बनता है आईफोन वगैरह, उसकी कीमत बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। और वो जब इंटरनेशनली लॉन्च किया जाता है, क्योंकि चाइना सिर्फ वहां की मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड कर रही होगी, तो वो उसकी प्राइस लाखों में होती है। वो इतनी थोड़ी है कि वो 50,000 से भी बिलो है, बहुत बिलो है। एक दफा चाइनीज ने ये इनकी वो बताई थी ये चीज। तो आप हिसाब लगा लें कि ओवरऑल हमारी कंट्री के भी ब्रांड्स का यही हाल है कि अगर इनफैक्ट इनके फैक्ट्री आउटलेट्स पे चीजें सस्ती होती हैं, फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे होते हैं उनको वो चीजें बहुत सस्ती मिलेंगी। बस ये है कि उस पे ब्रांड का जब तक ठप्पा नहीं लग जाता ना, उस ठप्पे की प्राइस है। ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इससे गुर्बत में भी इजाफा हुआ है। साथ ही कह रहे हैं कि गुर्बत में कमी होगी क्योंकि लोग सिर्फ जगह पे काम करने जाएंगे, लेकिन इससे गुर्बत में इजाफा हुआ है। वो कहते, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज लॉन्ग टाइम प्रोसेस वेयर इन हिस्ट्री वैरायटी ऑफ इवेंट हैव बीन occurred and contributed for the emergence of a situation. Since globe refers to Earth, where human and other life coexist, established. In fact, therefore, increased connectivity and mutual interaction of all living creatures, mainly human beings across the globe, considered be the process of converting many small worlds into big one. तो इस तरह फैल रही है। अब इसकी वेव्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड सिमेंटिंग ये देखते हैं। 1492 to 1870 क्या हुआ? वराइटीज ऑफ डिस्कवरी एंड इन्वेंशन हैज occurred which favor the process of integration of world communities. When 1870 to 1900 encourage integration, more trading. When 1914 to 19 encouraged integration because some societies prefer to apply protection for their local business. 1945 से 1917 में क्या हुआ? After two World War, establishment of World Bank and IMF helped to increase the connectivity by resolving their conflict. फिर 1972 2000 reformation of GATT and WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो थी, of the propagation for free trade slowed down the process because of losing marketing share in international and even local business. अच्छा, तो अब इससे ये जो कंपोनेंट्स ऑफ क्या हुए, जब पहले हुआ कि एक्सचेंज आया इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मूवमेंट बाय लिंकेज। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, फिर लेवल यूनियन कल्चर हुए, फिर कन्वर्जेंस ऑफ प्राइसेस हुए, फिर इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस हुई हैं, फिर इसी तरह लेजिटिमेसी एंड एफिशिएंसी, ये चीजें बढ़ते 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 हम तक पहुंची हैं। इंक्रीज ट्रेड ऑफ
wise, you must choose one option at a time. Of our country have to make choice of two among us possible option: globalization, nation state, democracy, in such a way that either accept market dictatorship like European Union at the cost of democracy to allow independent nation state to join globalized world, or compromise independence of states government in favor of global federalism to ensure coexistence of democracy. अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहले हमने पढ़ा कि नुकसान हुआ, अब अपॉर्चुनिटीज भी पड़ेंगी। वही अपॉर्चुनिटीज के यहाँ से मुख्तलिफ मुल्कों में लोग काम करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ चीप कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी दैट विल एक्सेसिबल टू द पुअर communities, countries, those otherwise could not be able to attain benefit टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लेबर इमिग्रेशन हुई। लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्लो गए तो क्या हुआ, रेमिटेंस जो है यानी वहां से इनकम जो है पाकिस्तान में जैसे आई, उससे क्या हुआ कि जो छोटे कंट्रीज हैं उनमें रेमिटेंस आने की वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बहुत बेहतर हुई। इवन जनरेटेड द रिवर्स ब्रेन ड्रेन, इट हैपेंस बिकॉज दोस माइग्रेटेड अर्लियर टू डेवलप एरियाज फॉर अवेलिंग बेटर ग्रोथ एंड स्किल डेवलपमेंट। Hence, journey of growth development across poor and low income। ये देखें इससे उनको जब वो बड़े ममालिक में गए, उन्होंने अच्छे से कमाया, फिर उन्होंने अपने ममालिक में कम आके भी कुछ लोग का काम शुरू कर देते हैं। इस तरह उनका काम बढ़ता जाता है, इससे उनका होमलैंड जो होता है वो भी तरक्की करता है। इसको हम ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं। लेकिन अब उसमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट आर लूजिंग स्लोली abilities to regulate markets and distribute their national resources as per their own preferences। फिर competitive competition बहुत ज्यादा हो गया। Advantages are successfully replacing them comparative advantages the countries in terms of trade and business, because although comparative advantages still have importance based on specialization of labor potential, but application of innovative behaviors for raising the demand of commodities in a given supply in international market become extremely important। यानी बहुत मुश्किल हो गया कि जो डिमांड बढ़ती जिस तरह से जा रही है उसको पूरा करना। while use of advanced technology in production and design has made possible to improve quality भी improve करने की कोशिश की जा रही है। पायदारी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो उनकी, and even the utility of product much more than ensure the long term commitment by raising market share with decreasing cost। फिर इसके अलावा क्या है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ हैज प्रूव टू बी बेस्ट नरिशिंग फील्ड फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कोई काम बहुत तेजी से बढ़े उसके लिए कोशिश की जा रही है कि उसको इस इंस्टीट्यूशन को, उस इदारे को किस तरह से प्रमोट किया जाए। इन कंट्रास्ट, the weak and poor institutional setup, which is obviously outcome for poor policies and management of low-income countries with vision of growth, has lead such countries or commodities unable to manage the fruit of globalization। यानी जहाँ पे जो गरीब ममालिक हैं उनमें जाहिर उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं हो सकता, तो ग्लोबलाइजेशन का इतना उसमें फायदा नहीं मिलता। मेल फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, इससे मेल फंक्शनिंग के चांसेस, फ्रॉड वगैरह के चांसेस भी इंक्रीज हुए हैं। द प्रॉब्लम इज दैट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल करेंसी क्राइसिस कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन और फ्यू कंट्रीज ओनली। अब कोई पर्सन अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करता है तो वो लाजमी नहीं है कि वो बंदा पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान वाले के साथ करा, और वो किसी भी कंट्रीज में हो सकता है। और इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्ट कर रहा करके सारा कुछ कर रहा हो, तो वो कहाँ है कैसे है उसको काम कर रहा है उसको ट्रैक करना, उसको पकड़ना मुश्किल होता है। Presently, international institutions have assumed the responsibility to dictate the laws, more standards, rule regulation to impose poor and low income developing world। कोशिश ये की जा रही है कि उनको भी ग्लोबलाइजेशन के ज्यादा फायदे हों, उनको भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मिले, उनको भी इंस्ट्रूमेंट्स मिले, उनको भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए कि वो भी डेवलपिंग कंट्रीज बने, वो भी डेवलप कर जाए।
फिर वाइडनिंग इनकम इनइक्वालिटीज को भी, जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन का बाकी ममालिक को भी फायदा हो। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है, यानी ये ना हो कि एक कंट्री को ज्यादा फेवर है उसको, क्योंकि इससे वो चीजें भी बढ़ती हैं, उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैज मेड प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अ बिट मोर डिफिकल्ट और इनकंसिस्टेंट, इसको भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, अब जियोपॉलिटिकल कंपटीशन यानी मुख्तलिफ कंट्रीज का आपस में भी कंपटीशन है, कि विन विन सिचुएशन है या लूज लूज सिचुएशन है। जाहिर है एक जाइंट्स बन गए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, जिधर जिनकी कंपनी, जिनके बिजनेसेस बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, वो रूज पर हैं, और गरीब ममालिक थोड़े से लो लेवल पे हैं, इसको भी चेक करने की कोशिश की जा रही है। सिंस वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बाउंड टू रीशेप देयर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ वेरियस चेंजेस। अभी फिलहाल जो है हमारे पास चाइना है, यूरोप है, यूके यूएस है, ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग है। For effective governance, new strategies have made evolved, including control over fuel and energy resources. आजकल जो मेजर चल रहा है कि वर्ल्ड वार एक तरह से स्टार्ट हुई हुई है, तो उसकी वजह से कुछ क्राइसिस हो आ रहे हैं, फ्यूल के मसले मसाइल आ रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन में चैलेंजेस हैं कि इसको कैसे अ, जो दुनिया एक तरह से इकोनॉमी के लिहाज से भी बैटल फील्ड बनी हुई है, मैदान जंग बनी हुई है, फिर कुछ दहशतगर्दी किसी जगह पे हो रही है, इन सब को कैसे मैनेज करें। फिर जो ऑयल, ये जो रिसोर्सेज हैं, ऑयल, एनर्जी, फूड, फ्यूल, इन सब को इसकी रिसोर्सेज की प्राइसेस को, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, इसको किस तरह से माशरे की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये सारा कुछ इस पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है। तो यही बताया हो कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे कि अलकायदा है, आईएसआई है, तो इस तरह की चीजें, ये बहुत इजी है, ये आप पढ़ लें, आपके ये कोर्स बहुत आसान है। आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ आना शुरू होगा। द मेन आउटकम ऑफ दिस सिनेरियो इज फॉर्मेशन ऑफ सम कंट्रीज एज विनर, क्या, चाइना, यूएस एंड यूरोपियन यूनियंस। बाकी जो है वो लूजर्स में काउंट करते हैं, वो फेल हैं फिलहाल इंडिपेंडेंट बनने में, इनके वो बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो चलाएं। US Energy Information Administration has identified two major concerns of increased globalization. पहला, consumption of electricity across the globe. दूसरा, use of gas and coal for production of electricity. These two situations are considered the reasons behind high level of CO2 emission, which is an environmental threat. क्योंकि high level of carbon dioxide directली ओजोन लेयर की डिप्लेशन करेगा। ओजोन लेयर एक सरफेस के ऊपर एक थिन शीट है, जो कि सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को हम तक पहुंचने नहीं देती। उसके इर्द एक शील्ड बनाई गई है, O3 जिसको कहते हैं। उस आहिस्ता 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 वो शील्ड क्या है, वो वीक हो रही है। वीक होने की वजह से स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स और इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, ये सारी बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की फैल रही हैं। फिर काइटो प्रोटोकॉल प्रोसेस कमिटमेंट में made by industrialist countries and economies in transition to limit and reduce greenhouse gases. Greenhouse gases वो हैं जो ओजोन डिप्लीशन क्रिएट करती हैं। तो ये किधर किधर से निकल रही हैं, ये जो हमारे घर में फ्रिज है, एसी है, इस तरह की जो मशीनरी है, इसके अंदर से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। और इसको कंट्रोल करने का बेस्ट मेथड ये है कि हम अपनी प्लांटेशन को इंक्रीज करें, पौधे ज्यादा लगाएं, और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें, तो आहिस्ता आहिस्ता, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। चैलेंज टू, कंफ्लिक्ट एंड पॉवर्टी। कंफ्लिक्ट,
अब जब जाहिर है ग्लोबल वर्ल्ड बन गया, आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है, आपस में बातचीत है, तो जैसे दो लोग हों, उनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं और उस पे उनकी आपस में किसी बात पे बहस हो सकती है। इसी तरह दो इंडिविजुअल कंट्रीज के बात की जाए तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका वे ऑफ वर्किंग, हर चीज, हर माइंडसेट, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो जब वो आपस में बात करें तो किसी न किसी बात पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसी तरह जो जैसे due to weak economic growth and highly vulnerable socio-economic condition in many countries of the world, the low but even more volatile and substances unstable income sometimes drive these countries into civil conflict. The studies conducted by British Department International Development reveals that probabilities of conflicts are high, 15% in countries where income level is around $250, and very low 1% where per capita income is around $5,000. Further, according to World Bank, the risk of civil war is significant outcome of primary commodity export and low income. जहाँ पे इनकम कम होगी, जहाँ गुर्बत ज्यादा होगी, वहां पे कंफ्लिक्ट के चांसेस भी ज्यादा होंगे। लॉजिकली हाई इनकम जनरेट्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, लोग काम करेंगे, लोग कमाएंगे, उनके जो है इंडिविजुअली भी उनके खर्चे वगैरह पूरे होंगे उनके। तो फिर कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बहुत आसान है, ये चीजें आप पढ़ते जाएं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे को मुश्किल लगे। अगर भी आप लोगों को कोई पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। प्राइमरी कमोडिटी एक्सपोर्टर, द कंट्रीज कैन प्रोड्यूस on low value export, whereas growth in technologies in developed countries ensure availability of better substitute for such commodities. In these low income developing countries hence cause further decrease in their volume of exports. This leads to have low and diminishing export earning, even with sometimes rising volume of output. यानी आउटपुट आप ज्यादा चीजें जनरेट करने से भी समटाइम फिर भी मसला होता है। डिवाइजन बिटवीन एक्सपोर्ट अर्निंग एंड इम्पोर्ट पेमेंट इंटेंसिफाइड द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट। इससे क्या होता है, पेमेंट डेफिशिट्स होती है तो उससे deficits to such countries there is a level of their borrowings, वो उनको उधार लेना पड़ता है। जब वो उधार होते हैं उसको क्लियर करने के लिए इंटरनेशनल, जब एक दफा उधार लिया जाए, जैसे हम IMF से कर्जा लेते हैं तो हमें बार बार लेना पड़ता है, क्योंकि उसको अदा करना बहुत मुश्किल होता है। और उधार लेके जो काम करते हैं वो उस पे सारे पैसे लग जाते हैं, फिर और उधार लेना पड़ता है, वो उतारा नहीं जाता। नॉट ओनली compromise their sovereignty but make them less competitive, अब वो कंपटीशन से भी एक तरह से बाहर हो जाते हैं। फिर ओवर द टाइम उनके मार्केट शेयर कम होते हैं, फिर ओवर द टाइम उनके रॉ मटेरियल वगैरह पे प्रॉब्लम आती है, फिर ओवर द टाइम उनके फाइनेंशियल हालात और बुरे हो जाते हैं, क्योंकि उनको मजीद IMF वगैरह से या वर्ल्ड बैंक से कह लें पैसे लेने के लिए, लोन लेने के लिए उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। इससे कन्फ्लिक्ट्स भी और बहरान वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। लेसन नंबर 3 ये उसी का कंटिन्यूसी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसऑर्डर रिफ्लेक्ट्स इम्बैलेंस ऑफ टर्म्स एंड ट्रेड। यानी इससे इन वही बात जो पीछे चल रही है कि इससे डेफिसिट क्रिएट होने से बड़े मसले होते हैं। बिकॉज एक्सपोर्ट रेसिपिएंट आर लेसर देन इंपोर्ट पेमेंट्स, डोमेस्टिक सेविंग्स आर शॉर्टर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी है और सेविंग्स कम है। जब आप की सेविंग्स खत्म हो जाए और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ से लेंगे, लोन लेना पड़ेगा। Even government expenses outpace the government revenues generated via taxes. When loans are taken to fill these gaps and finance the deficit with high frequency, it accumulates in each year. यानी एक एक साल आपने कर्जा लिया, आपका वो उतरा नहीं है, आपने फिर कर्जा लिया, फिर कर्जा लिया, हर साल आप कर्जा ले रहे हो, पिछला दे नहीं रहे, तो आहिस्ता 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 आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। The debt means two payments on regular proportion of principal amount and interest payment in each year. Principal amount यानी जितना कर्जा लिया, फिर इंटरेस्ट उस पे सूद की जो शरह है वो देनी है।
मेन प्रॉब्लम वो सूखी छड़ा है। अब किसी ने अगर हम जैसे पाकिस्तान अरबों के हिसाब से लोन लेता है। अगर हम फॉर एग्जांपल 6 अरब हमने लोन लिया है IMF से, और हमने इस्तेमाल कर लिया। हमने 6 अरब देना था अगले साल, लेकिन हमारे पास अभी फिर डेफिसिट है। तो हमने हमें उस 6 अरब का कह लो 7 अरब बन गया जो देना है। अब हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है, हमें और भी लोन लेना है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर हम 6 अरब लेंगे, 12 अरब हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, और 1 अरब या 2 अरब हमारी इंटरेस्ट अमाउंट। यानी इस तरह बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। Another problem arises when debt to GDP ratio crosses a critical level. Usually assume safe if equal to 60% or below. It means the total income generated from the economy goes to pay debt. However, if the capital account is also out of balance, suppose foreign investment inflows are larger than the domestic investment outflows. यानी इनफ्लो कम है, पैसे कम आ रहे हैं, जा ज्यादा रहे हैं। इट इज फेवरिंग द BOP by compensating some of our imbalance in the current account. Foreign exchange instability will cause loss of foreign exchange result lowering capacity to pay for imports. Country has to take loan for such payment. इसके लिए कंट्री को लोन लेना पड़ता है। फिर लोन के साथ साथ उसके इंटरेस्ट का बर्डन भी उठाना पड़ता है। इससे लोन में आहिस्ता 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 इजाफा ही होता है, जिससे करेंसी जो है वो भी इम्बेलेंस होती है, उसकी इकोनॉमी डाउन होती है कंट्री की। उसके अलावा रिच और पुअर जो है उसका गैप भी मजीद इंक्रीज होता जाता है। ग्लोबल कंपटीशन से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे बाहर भी निकल जाती है। A scope for developing countries to become the part of rapidly expanding business across the world has increased. This need to be competitive with rising wages. However, यानी जैसे किसी काम के लिए कह लें कि तनख्वाहों की जरूरत है, ज्यादा तनख्वाह की। लेकिन अब जैसे आजकल के हालात हैं, तनख्वाहें कम हैं, खर्चे ज्यादा हैं। जब तनख्वाहें कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, तो एक आम आदमी को भी उधार लेना पड़ेगा। अब एक आम आदमी की तनख्वाह में आगे गुजारा नहीं हो रहा, ऊपर से उसने उधार उठा लिया, तो उधार कहाँ से दो? Our these economies are facing these limitations, including low productivity growth, stagnant real wages in business, poor financial investment behavior due to low returns on real investment, persistently high trade deficit, high-tech industries, lost market share, and with rising offshoring. In addition, developed countries and other international institutions add fuel to fire, यानी मजीद आग लगाने वाले काम वो क्या करते हैं? by dictating terms for trade, यानी वो शर्तें रख के फिर वो तिजारत करते हैं। An investment which is need of time, countries like China, India, and Middle East. Challenges, चैलेंज नंबर 5 क्या है? राइज ऑफ न्यू पावर्स। आज जैसे BRICS मीन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये हो सकता है कि जो पहले की जैसे US, UK, यूरोपियन यूनियन इनकी जगह ले ले। कैसे कि ये जो है कंसिस्ट ऑफ 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया का 40% आबादी यहाँ है। 17% इधर ग्लोबल ट्रेड होती है, 25% इनके मार्केट शेयर भी ज्यादा है, इनका परसेंटेज GDP भी ज्यादा है। ये इनको चैलेंज प्रोवाइड कर रहा है यूरोपियन यूनियन का एज इमर्जिंग डोनर। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ज्यादा होती हैं, पावर सोर्सेज बहुत हैं। रशिया और ब्राजील जो हैं वो सप्लायर ऑफ फूड, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस ग्लोब इज एज अ परसेंटेज ऑफ GDP फ्रॉम 1990 to 2010 was observed as 74%, Brazil 93%, India 77%, Russia 81%, China and 278% South Africa। फिर
has six challenge economic exclusion. In the Middle East, it has been observed that youth unemployment rate approximates to 32%. 2% of total population consists of 15 to 24 years age. Women's unemployment rate is 50% more than the men's unemployment rate. यानी औरतें जो हैं उनको जॉब वगैरह कम मिलती है, whereas compared to formal sector, in the informal sector situation is more troublesome with very low wage, poor working condition and high job insecurity। यानी कभी भी नौकरी से निकाला भी जा सकता है, उनको उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, और काम भी उनसे बहुत ज्यादा लिया जाता है। In the developing region, the observation of overtime show that there is loss in GDP growth, increased intensity of poverty, relatively high greenhouse gases, mainly CO2 emission, rising unemployment, and यानी मुख्तलिफ तरह के काम हो रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह का फैलाव ज्यादा हो रहा है, और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तनख्वाहों में जो है इनइक्वालिटी भी है, और खर्चा जो है तलीमी बजट जो है वो भी कम किया जा रहा है। फिर चैलेंज नंबर 7 क्या है? ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नेंस। Global corporation has expanded across border via financial flows. Global value chain has been established across countries as well. It has emerged another perspective, corporation in form of social cooperative responsibility. Because of increase को, अब जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्रीज हो रही हैं, वो एक्सपैंड हो रही हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में काम कर रही हैं, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज उनकी चल रही है, तो वो लोकल मार्केट आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी कर रही हैं, और वो इसकी एग्जांपल जैसे यूनिलीवर है, प्रोक्टर है, फिर जैसे गैम्बल, मैकडोनल्ड्स की फास्ट फूड चेन है, मतलब इस तरह की चीजें जो है हमारी लोकल इंडस्ट्री को कह लें कि खा रही हैं, जहाँ जबकि काम भी उनके जो वफद आते हैं वो मेनली पावर होल्डर वही होते हैं, ऑपरेटर्स लोकल ही होते हैं, कर उसी मुल्क के लोग वहाँ के रहायशी काम कर रहे होते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें फैल रही हैं। Now the problem is that international institutions have been deviated from their original agendas। यानी जो उनका ओरिजिनल एजेंडा होना चाहिए था वो अब इस तरह से नहीं रहा। जैसे कि is the most case of not aligned with the objective of developing countries, especially such as International Bank for Reconstruction and Development, normally referred as World Bank। जबकि इसका काम क्या था? डेवलपमेंट को इंक्रीज करना। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्राइमरी एस्टेब्लिश फाइनेंस द ट्रेड डेफिसिट ऑफ वेरियस कंट्रीज टू पुल देम आउट फ्रॉम क्राइसिस। लेकिन यहाँ आजकल क्या हो रहा है कि वो एक हिसाब का खुद उनको क्राइसिस में डुबो रही हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है विच it's been a new formation of general agreement for tariffs and trades with objectives to help raise standards of living increase करने के लिए था, employment increase करे, resources provide करे, expand करे production of goods, to promote करे economic development को। ये चीजें नहीं हो पा रही। In addition, the United Nations committed to maintaining international peace and security, developing friendly relations among nations and promoting social progress, better living standard and human rights. Another perspective regarding economies of the world has been involved as clubbing the democratic authorities to report their performance jointly। Global issues related to international peace and security within the context of terrorism has become the most highlighted one. However, many others include sustainable energy source, environmental friendly policy is extremely desirable. Uh, Establishing a legal framework for trade and for ये चीजें जो थी वो करने के लिए थी, सर्वाइवल को इजी बनाना, कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना, कल्चर्स को, ज्योग्राफिकल चीजों को एस्टेब्लिश करना, और वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को and stability across the countries करना। Global future is now in the hand of such leadership which can design an economic system based on anti-poverty, because if they fail to remove poverty, then there will be no future for globalization।
नेक्स्ट चैलेंज है ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस एंड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स में काम करने वाले लोग की कमी। हेल्थ क्राइसिस यानी बहुत ज्यादा बीमारियां जो आजकल फैल रही हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स, पोलियो, कैंसर, डायबिटीज। मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। फिर लोग इकोनॉमी डाउन हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, गुर्बत फैल रही है। लोग अपने मेडिकल के अखराजात अपनी गरीबी की वजह से पूरे नहीं कर पा रहे, तो गरीब लोग जो हैं वो मजीद बीमारियों में घिसते जा रहे हैं। और इसी तरह मेल न्यूट्रिशन यानी उनको खाने की बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग अपने बुनियादी खाने पीने की चीजें नहीं खरीद पाते, खा नहीं पाते। तो उनमें ग़िज़ाई कमी वहाँ हो जाती है, उनको उसी वजह से कमजोरी हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, वो किसी ना किसी तरह से डिसेबल हो जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा बीमार होने के मतलब उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर गुर्बत, जो हमारा मेन चीजें हैं, ग्लोबलाइजेशन की प्रॉब्लम जो बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन से, गुर्बत, डोमेस्टिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी डोमेस्टिकली एक किसी एरिया में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, और ग्लोबल इनकम डिस्पैरिटीज। According to economic viewpoint, academic curiosity, and political debates need to explore effect of globalization on wages. उसको देखना पड़ेगा कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या फर्क आ रहा है। इनकम इनक्वालिटीज क्या हो रही हैं मुल्क के अंदर भी, मुख्तलिफ कंट्रीज में, बाहर भी। और कैसे लार्ज नंबर ऑफ पुअर्स और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि वो नई राह खोल सकें। इनिशियली एक्सपेक्टेड द ग्लोबलाइजेशन गारंटेड द सक्सेस फॉर लो इनकम सेगमेंट, लेकिन ऐसा हुआ हुआ कुछ भी नहीं। उनसे क्या हुआ? राइज इन शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पहले जो है क्या इनके मसले आ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, एग्रीगेटिव प्रॉपर पॉवर्टी, गुर्बत बढ़ रही है, और अनस्किल्ड जो लोग जिन्होंने के पास कोई हुनर नहीं है, फिर जो सेमी स्किल्ड है यानी कुछ कुछ हुनर रखते हैं, उनके लिए भी मार्केट डिस्टॉर्ट कर रही है, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो इम्परफेक्ट रिपीट्स लेबर मार्केट टू एक्सप्लॉइट द ट्रेड रिफॉर्म। फिर इंटेंसिफाई competitive प्रेशर, इस तरह कंपटीशन बढ़ रहा है, उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। फिर डोमेस्टिक लेवल पे जो है वो जो ओवरऑल मार्केट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उनकी वजह से, उनकी ग्लोबल फर्म्स की वजह से डोमेस्टिक मार्केट जो है या तो वो बंद करनी पड़ती है या सही से चल नहीं पाती। फिर इससे क्या होता है? स्लो नॉन एग्जिस्टेंट रियल इक्वेशन ऑफ द लेबर, इस तरह से लेबर जो है उसकी नॉन ट्रेडेबल ट्रेडेबल सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है। रीस्किलिंग, न्यू अनएम्प्लॉयड वर्कर, ये बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं जिसको हल करने की जरूरत है। इस तरह लिबरेशन भी जो है, ग्लोबलाइजेशन क्या करी, आजादी भी खत्म करी है। सही से लोग अपने जो किसी एक जगह के लोग हैं वो अपना आपको सेटअप नहीं कर पाते, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं, जब वो किसी जगह पे आके खुलते हैं तो ब्रांड ने ऐसी एडवर्टाइजमेंट की हुई है कि लोग उसके पास जाना पसंद करेंगे, चाहे वो चीजें महंगी प्रोवाइड करे, जबकि जहाँ सस्ती मिल रही हो, अच्छी मिल रही हो, उसको बेशक छोड़ देंगे। इससे इनकम इनइक्वालिटी भी आती है, जैसे कि हमने पीछे पहले चैप्टर में भी पढ़ा कि जैसे नाइकी, लिवाइस, कोका कोला, इस किस्म की कंपनीज जो हैं वो टोटल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में उनके बहुत फर्क है। जैसे इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इनकम amongst total population will represent to each 1/5 25% quintile for equality. It is essential to have first strata of 20% population with 20%. 40% ऑफ पॉपुलेशन मस्ट ओन 40% ऑफ टोटल इनकम, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। यानी 60% पॉपुलेशन को 60, 80 को 80, इस तरह 100 को 100 होना चाहिए। इन इक्वालिटी अगर सिर्फ प्रोपोर्शन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वालिटी, प्रोपोर्शन अगर बिगड़ जाए, यानी अब जैसे फॉर एग्जांपल लोअर 20% पॉपुलेशन स्ट्रेटा इज रिसीविंग 5% ऑफ टोटल इनकम, जबकि उनको 20% ही मिलनी चाहिए थी ऑफ द टोटल, एंड हाईएस्ट 20% गेटिंग 40% ऑफ इनकम।
तो इनके हिस्से का इधर चला जा रहा है। देयरफॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड इंडिकेटर फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पॉवर्टी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से ही पता चलता है किसी जगह पे गुर्बत है या नहीं है। हाउ टू मेजर द मेथड इज डिफाइंड बाय मैक्स लॉरेंस, जिसको लॉरेंस कर्व भी कहते हैं। 1905 में इसने कहा था, विच इज डिस्क्राइब थ्रू गीनी कोफिशिएंट। What proportion of the total income is in the hands of given percentage of population? Some other tools are also helpful. Report poverty, such as decomposition of income inequality, Thiel's index, decile dispersion ratio. ये मुख्तलिफ इस तरह के टर्म्स के नाम है, एंट्रोपी मेयर्स वगैरह। Effect of income inequality may help us to evaluate, is globalization hurting the lower income world? इससे क्या हो रहा है कि जो लो इनकम वर्ल्ड है, क्या ग्लोबलाइजेशन उसको ज्यादा हर्ट कर रहा है? हाउ एवर इंडिविजुअल एविडेंसेस आर अवेलेबल फॉर सम कंट्रीज वेयर, स्पेशली ड्यू टू पुअर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्डिंग, these countries are failed to compete in most of their sectors as mainly raised relied on less productive labors and short of capital. However, overall evidence suggested that incidence of poverty has declined due to globalization। यानी कुछ जगहों पे ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से अ, गुर्बत में कमी भी आई है। ये नहीं कि हर जगह गुर्बत में इजाफा हुआ, कहीं पे कमी भी आई है और कहीं पे इजाफा हुआ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन इज, देखिए, 1993 में 1.08 थी और अब 2020 में $1.9 पे। नाउ अनदर डिबेट हैज सेट टू रिगार्डिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द मेजर ऑफ ह्यूमन वेलबींग, because whole economic performance measured through GDP, yani gross domestic product से measure कर सकते हैं। But if it fails to incorporate the impact on human well-being, which is the ultimate goal, यानी ultimate goal क्या है कि कोई भी चीज जो काम किया जा रहा है उससे इंसानों की वो भलाई के लिए, then this measure will become ineffective. Various debates and researches have been conducted to find the alternative solution. Some researchers have mentioned various indicators to capture well-being। ये इसके मुख्तलिफ हैं, जैसे फ्रीडम फ्रॉम हंगर, इंश्योर हेल्दी लाइफ विद लॉन्ग एक्सपेक्टेड एंड लो। ये मुख्तलिफ बस चीजें हैं जिनका आगे हमने ये पॉइंट्स का अगले चैप्टर्स में डिस्कस करना है। आगे है लेसन नंबर 5, हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुई? ये बेसिकली बस हिस्ट्री है। जैसे आपने पढ़ा सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कहते हैं कि उसने यूएसए को डिस्कवर किया था। इसी तरह वास्को डे गामा ने सी रूट डिस्कवर किया था पुर्तगाल से इंडिया तक। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें फैली, हैज प्रोवाइडेड न्यू मार्केट्स सेल। इससे क्या हुआ था कि नई मार्केट्स का वगैरह फैली थी, अ, कि वो सी रूट्स को इस्तेमाल करें। फिर मोस्ट एंशियंट सिल्क रोड कनेक्ट चाइना टू अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। Afro Eurasia Link has been serving as a trade route from many centuries. Now, this has become the part of One Belt, One Road initiative। ये आगे मैप भी दिया हुआ है। Pace of globalization remain uneven, multi-direction and dynamic when historical patterns in globalization focus। अब इसके अंदर भी मुख्तलिफ एरा हैं। जैसे एडवांसमेंट एरा जो था, पहला एरा 1700 टू 1800 था। फिर ये इसकी 1870 टू 1912, फिर 1945 टू 18। ये हम पीछे पिछले चैप्टर में भी ग्राफ, वो टेबुलर फॉर्म में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये खाली एरा के बारे में लिखा हुआ और ये बताया कि इन एरा में जो था मेनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या थे जब ये जंगी अजीम अव्वल और दोम हुई थी। ग्लोबलाइजेशन ट्रेसिंग द प्रोग्रेस। फर्स्ट मॉडर्न एरा। फर्स्ट मॉडर्न एरा कब था? 1970 से 1830 में। इसमें क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुई थी, बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड शुरू हुई थी। यूके जो था उसने डोमिनेट किया था इंडस्ट्रियल पावर में। ट्रेड टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हुई थी। इसमें नेपोलियन वार भी इसके अंदर ही हुई थी, इसी एरा में हुई थी। शिपिंग टेक्नोलॉजी में स्टीम
शिप्स इसमें जो है अलाउड टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये इस तरह से ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुई थी कि इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गई थी। फिर प्रेसिंग द प्रोग्रेस, डिसमेंटलिंग एंड रिटर्न टू ग्लोबलाइजेशन। फिर 1914 के बाद क्या हुआ था, जंग अजीम हुई। उसकी वजह से ये जो ट्रेंड था ट्रेड वगैरह का, उसमें थोड़ा चेंजिंग आई पैटर्न में। ट्रेड एंड शिपिंग हैव बीन प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट जो थी वो ट्रेड करती थी, उसने ट्रेड कोटा मेयर किया हुआ था, उस पे टैरिफ्स लगाए हुए थे। फिर शिपिंग स्पेस भी सारी कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था कि कितना ही चीज आएगी, कितनी जाएगी, कितने पैसे उस पे लगेंगे। हर चीज जो थी वो इस तरह से इंटरनेशनली ट्रेड में आ गई थी। कंसिक्वेंटली फिर बेनिफिट किया हुआ था किसको हुआ था ज्यादा, यूएस को और जापान को। फिर स्वीडन रिमेन वेरी हाई, फिर एज लो फॉर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अर्जेंटीना। After a period of World War, United Kingdom began to receive intensified level of protection provided to local producers. फिर इसके बाद प्री वार लिबरल स्टेटस, ये मुख्तलिफ चीजों की जस्ट एक हिस्ट्री है। और ये आ, आप पढ़ते जाएं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुख्तलिफ ममालिक का बताया हुआ कि ट्रेड बैरियर्स क्या थे, फिर इमिग्रेशन होना शुरू हुई। फिर अब ये है कंटेम्परेरी एरा ग्लोबलाइजेशन, ये 1980 के बाद से है। इसमें ज्यादा जो थी कंट्रीज ने आपस में ट्रेड और ये चीजें होना शुरू हुई। फिर इसमें बहुत सारे लोग जो हैं खुद जाके डेवलपिंग कंट्रीज से किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करते। फिर लेबर इंटेंसिफाइड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन वेरी चीप रिलेटिव टू कैपिटल इंटेंसिव, इस तरह से मुख्तलिफ काम शुरू हुए। इस तरह से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, एक्सपोर्ट वगैरह, ये सब कुछ बढ़ना शुरू हुआ। ग्लोबल चाइना obtained the seventh position of larger global exporter in 2000। ये सारा कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बहुत आसान आसान सा है आपका। नेक्स्ट लेसन नंबर 6, इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द जर्नी ऑफ प्राइम फाइनेंशियल रिसोर्स, मनी। पहले था बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में चीजें जो थी वो एक्सचेंज होती थी। फिर उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड आया के इसकी गोल्ड वगैरह, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, ये दिए जाते थे किसी चीज की सर्विस। फिर उसके बाद क्या हुआ, पेपर मनी आई, जैसे कि हमारे पास पैसे होते हैं। फिर प्लास्टिक मनी आई, यानी कि हमारे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। फिर उसके बाद वर्चुअल मनी आई, जैसे कि ऑनलाइन आप सारा कुछ ट्रांसफर होता है। क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइंस, टिकॉइन, ये सारा कुछ। आज ये जो जितने भी ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइंस वगैरह, ये सारा कुछ विचुअली है। और ये किसी भी जी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू काम हो रहा है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है और उससे ये करेंसीज इंक्रीज हो रही है। ये इम्पॉसिबिलिटी, द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर कोई भी जो मुल्क है, किसी भी इंडिपेंडेंट जो मुल्क है, जो उसको एक साइड जो है वो चूज करनी होती है, बाकी तो छोड़नी होती है। यानी या तो वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी पे जाए, उसको ये दो चीजें छोड़नी है। अगर वो फिक्स एक्सचेंज रेट पे जाए तो इन दो को छोड़ेगा, अगर फ्री कैपिटल फ्लोज पे जाए तो इन दो को छोड़ेगा। However, it was concluded that only two of the targets can be achieved simultaneously at maximum. A term impossible trinity has been coined to refer this trade-off. Now the issue is that if let the capital to flow freely across border, it spurred mobility may cause different type of financial crisis, including currency crisis, banking crisis, and debt crisis. Mainly, it happens due to imperfect nations। देखो, जहाँ नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट जो परफेक्ट नहीं होगी, वहां पे सिमिट्री नहीं होगी, वहां पे सही से ट्रेडिंग नहीं होगी, वहां पे मोरल हैजर्ड्स हो रहे होंगे, कंटेमिनेशन हो रही होगी, उससे डिस्टॉर्शन कारण होगी। इससे ओवर द टाइम क्या होगा, फिक्स एक्सचेंज रेट फर्क आएगा, बीओपी जो है हमारा वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। The further possible arrangement evaluated and currency band with three options such as scrolling, stationary, and
मूविंग करेंसी बैंक, करेंसी बोर्ड एंड डॉलराइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, एक्सचेंज रेट रेट रिजीम, mitigating currency crisis. Currency management needs to handle both volatility issue and financial crisis to achieve such purpose as an effective control over monetary is desirable, so that if there is any kind of external shocks occur outside the country, it can be mitigated by managing MP. However, the most problematic decision is related to exchange rate regime choice, because none of exchange rate regime has proved unanimously valid. Blessed Trinity क्या है has been referred dilatory, where all the targets can be achieved simultaneously. Flexible exchange rate हो, strong international currency हो, और sound monetary and financial institution हो। इससे क्या होगा? क्राइसिस प्रिवेंशन होगा, क्राइसिस प्रिवेंशन होगा तो प्रिडिक्शन और मैनेजमेंट इजी हो जाए। और फिर उससे क्या होगा? हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा, सप्लाई इंफॉर्मेशन इंप्रूव होगी, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेंथन होगी, हमारा फाइनेंस का काम, मैनेजमेंट का काम, बैंक्रप्सी वगैरह का इंटैक्ट हो जाएगा, इस कुछ बहुत सही हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक्सचेंज रेट रिजीम्स जो हैं, अगर डॉलराइजेशन करें, डॉलर पे बेस करें, तो क्या फायदा? फॉरेन करेंसी एज अ लीगल टेंडर जीरो आर वॉलेटरी, बिकॉज डोमेस्टिक करेंसी इज जस्ट एन इनकम। और उसके शॉर्ट कमिंग्स क्या हमें क्या नुकसान होगा? नो बफर फॉर एक्सटर्नल लॉस ऑफ सोरेन्स रेवेन्यू, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन गोज इनटू हैंड्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। करेंसी बोर्ड, ये मुख्तलिफ चीजें हैं, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ लें। यानी ये मुख्तलिफ तरह की हमारी करेंसी टाइप्स हैं, उसका क्या फायदा हो सकता है और उसका क्या नुकसान है, ये आपके इसके अंदर मौजूद है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी ओवरऑल इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रही है ग्लोबलाइजेशन से। इन्फ्लेमेशन यानी महंगाई हो रही है, महंगाई होने से क्या हो रहा है? कैपिटल इनफ्लो कम हो रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रही, डिस्टर्ब हो रही है, टैक्स सिस्टम रेवेन्यू सिस्टम में मसला आ रहा है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में मसला आ रहा है, ग्रोथ पीस में मसला आ रहा है, ये सारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड फिस्कल। Fiscal policy has various objectives such as generating revenues, establishing incentive structure, executive plan, यानी मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं। अब जैसे हम अपनी मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या? अट्रैक्ट ग्लोबल कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन सर्विस, institutional framework like property right and contract enforcement improve financial markets became more mature and with rising fiscal income distribution and demographic status have been changed. Technological and physical infrastructure introduce impact of China factor। माइक्रो इकोनॉमिक्स से नहीं, छोटे लेवल, अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें तो उससे क्या हो रहा है? प्राइस मार्केट इन गुड मार्केट्स जो है वो लोअर हो रहा है, डिमांड फॉर एक्सेस वेज, प्राइस ऑफ कैपिटल ड्यू टू फ्री फ्लो, गैप बिटवीन प्रोडक्शन टेक्निक एंड जियोग्राफिकल गैप जो है प्रोडक्ट्स का, वो चीजें हो रही हैं। इकोनॉमिक डायमेंशंस जो है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? उसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। पहले एक एरिया का अपन जो होता था, उसके लोगों का आपस में कंपटीशन होता था, अब ये ग्लोबल विलेज बन गया है एक जगह का। जैसे फॉर एग्जांपल एक आईटी फर्म है, उसका सिर्फ अपनी कंट्री के आईटी से नहीं, ओवरऑल इंटरनेशनली उसका कंपटीटर्स हैं सारे, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर मार्केट, री रीएलोकेशन of production facilities from high to low wage economy leads to widened scope of opportunity for industrial economy. It has allowed to reduce the level of wages to generate more employment. तो वो क्या करेंगे? ज्यादा तनख्वाह देने के बजाय वो कह रहे हैं लोगों को ज्यादा
रखें हम ज्यादा लोगों वो फिर तनख्वाहें कम कर दो, जब तनख्वाह कम करेंगे तो गुर्बत एक हिसाब से बढ़ेगी। चाहे वो हम इस लगा के कहेंगे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने के साथ साथ फिर भी क्या हो रहा है, सैलरी जो है वो कम हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, माइग्रेशन फ्लो भी बहुत इंक्रीज हो गया है। बहुत सारे लोग अपने होमलैंड को छोड़ के माइग्रेशन करना पसंद करें, लेकिन वो जहाँ पे जाके अगर माइग्रेटेड एरिया में ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उधर की इकोनॉमिक लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। उधर भी फिर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट गैप इंक्रीज हो सकता है। और globalization and human capital. When human capital is simply defined, it means people with high levels of skills and education. Concept जो है historically old concept of brain drain threatened the countries where such skillful or educated workforce departed their homeland, क्योंकि उससे नुकसान हो कि अगर जो बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अगर चले जाएंगे तो जहां वो चले जाएंगे वहां उस कंट्री के लिए तो वो चीज अच्छी है, लेकिन जो उनका अपना होमलैंड है उसके लिए वो चीज अच्छी नहीं है। वहां पे अ, जो है तरक्कियात में कमी है। Income cover globalization and income convergence. Actually, income inequality has evolved over the millennium. As industry revolution has intensified its inequality based on remarkable productivity differentials technology. First, Great Depression. 1914 to 1945 में पहले हुआ, फिर उसके बाद अनस्टेबल, क्योंकि वर्ल्ड वार हुई थी तो ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज जो थे वो अनस्टेबल हुए थे। फिर अ, जो income converged among countries. Another development was newly industrialized countries came into existence. उसके बाद न्यू इंडस्ट्रीज बनी और फिर सक्सेस शुरू में उन्होंने सक्सेसफुली अपना जीडीपी इंक्रीज किया एंड टोटली halted and at least slowed down the growth in income equality. This process has revealed that income is indirectly dependent on education and training through development skill of set, which helps to increase productivity and consequent wages. लेसन नंबर 8, ग्लोबलाइजेशन में कंपनीज का क्या रोल है। चाइना की जैसे कंपनी है हायर। हायर के आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ चीजें हैं ये हायर के, एसी, फ्रिज, इस तरह की और भी चीजें हैं, मशीनरी है। Growth rate remains 10% on average over 20 years, which has strengthened international competitiveness of uh, Chinese companies. चाइना की कंपनी एक है मल्टीनेशनल कंपनी हायर, जिसको Kindajo refrigerant plant, later named Haier in 1992. Mr. Zhang Yumin, the founder of Haier, was the plant director in 1984. Has worked amazingly and transformed the company into a giant by refocusing the dimension of enterprise toward efficiency. इसने efficiency increase की, discipline and quality control किया। अब ये उसकी हायर की जर्नी बताई हुई है। परफॉर्मेंस 1984 to 2000, रेफ्रिजरेटेड डिमांड fell in Shanghai but rise in Beijing. Market research revealed population has exploded, living so smart यूनिट रही है। ये इसकी सेल्स और इसकी पोजीशन ये सारा कुछ लिखा, और इधर इंटरनेशनल हायर with investment USA manufacturing has been certain 19 air conditioner were needed in desert area based on information feedback, हाई हीट रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी, हीरोइन एबिलिटी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने बहुत तरक्की की। हाई इंटरनेशनल प्रोपेलिंग फोर्सेस। Aspired leadership of Mr. Zhang Yumin has allowed company to use refrigeration technology and equipment to induce foreign investors। ने फॉरेन इन्वेस्टर्स लिए और अपनी मार्केट को ग्लोबलाइज किया, अपनी ये चीजें मुख्तलिफ मुल्कों में बेची
उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके अपनी ये चीजें मुख्तलिफ मुल्कों में भेजी। उसकी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी क्या थी? हायर हैज फॉलोड द जापानीज मॉडल where products are produced in least developed countries by using cheap resources available there। जो कंट्री डेवलप नहीं होगी वहां के जो है रिसोर्सेज को लेके बनाया जाए और उसको बेचा कहाँ जाए, डेवलप कंट्रीज के अंदर। ओनली हाई टेक प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू एडेड आर प्रोड्यूस इन डेवलप कंट्रीज एंड देन एक्सपोर्ट टू लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। What Hire has done is that produce in LDCs and export to USA, then produce in USA the more advanced product and export to LDCs। यानी उसने क्या किया, पहले उसने लो लेवल एरिया में ये चीजें बना के उसको महंगी जगह पे बेचा जैसे यूएसए में, फिर वहां पे बना के उसको लो लेवल एरिया में भी बेचा कि बहुत अच्छा बना के। आफ्टर एक्वायरिंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस फॉर ज्वाइंट वेंचर है डन विद इंडोनेशिया 1996, देन इट मूव टू यूएसए इन 1999। ये उसी की बताया हुआ है कि इसने क्या क्या स्ट्रेटेजी बोल बोल के। फिर इसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या था, इसे 30% लोकली प्रोड्यूस किया, 30% बेचा भी locally but sold to foreign countries and 30% produced in foreign country and sold in foreign as well। यानी उसने बाहर के मुल्कों में बनाया भी और बाहर के मुल्कों में उसने लोकली प्रोड्यूस को भी बेचा। एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी as market in LDCs are easy to handle but through in DCs where Germans and European Union are most typical, since market research has revealed that DC's distribution and marketing channel need to be compatible in terms of language, culture, and environmental marketing process। यानी जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, वहां पे ये चीजें बेचना ज्यादा मुश्किल है। फिर उसने फोकस्ड प्रोडक्ट एंट्री फोकस किया है, एस्टेब्लिश देयर ब्रांड एंड एंटर देयर प्रोडक्ट एज वेल। द सिस्टर्स in refrigerator allowed the companies to introduce washing machine that needs to low। जब वो एक दफा उसने अपने एसी के जरिए, एयर कंडीशनर के जरिए उसने अपने मार्केट, सॉरी रेफ्रिजरेंट के जरिए उसने अपनी मार्केट एनहेंस कर ली। फिर उसने अपनी वॉशिंग मशीन्स वगैरह इंट्रोड्यूस की जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा प्रमोशनल एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर रिड्यूस टाइम फॉर स्पेशलाइज्ड requirement in 2001, higher unit of USA has proposed redesign of the model of freezer। US कस्टमर बेस्ड ऑन नीड, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसने फिर अपना काम को इनहेंस किया। फिर उसने लोकलाइजेशन स्ट्रेटेजी यूज की। फिर अब हायर की लिमिटेशंस, देयर आर मेनी लिमिटेशन हायर हैज फेस्ड दैट नीड एड्रेस टू सस्टेन दिस सक्सेस। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट एज स्पीड ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिपेंड ऑन कैपेबिलिटी ऑफ गिवन कंपनी टू एक्वायर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। फर्स्ट द लैंग्वेज। But the language barriers has been faced due to poor brainstorming। यानी क्योंकि ये चाइना का मॉडल था, चाइनीज ज्यादातर इंग्लिश वगैरह नहीं बोलते, वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, तो सबसे ज्यादा मेजर इशू इनको उसमें पेश आया। सेकेंडली क्या हुआ, अदर कंपनीज इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी विद हाई लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर जब बाकी लोगों ने काम करना ज्यादा शुरू कर दिया, फिर हायर वीक हो गया। फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांड इमेज is very important because raw material and low value added product is supplier are being attracted by it. However, this limitation is now settled to an extent. Fourth, lack of experience international market and the unexpected risk factors जो है उससे फर्क होता है। The most important thing is that if a company is learning lesson from history, the past experience, the rate of success is improves, so does the hire। तो आहिस्ता आहिस्ता हायर ने बहुत तरक्की कर ली।
ये आपके यहाँ तक 8 लेसन खत्म होते हैं। आगे 9 से, क्योंकि ट्रेड एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन शुरू हो रही है, जो कि 12 लेसन तक जा रही है, वो एक चेंज है। तो वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी लेक्चर। अगर आप को कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। अब दे मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।